मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, हम प्रतिदिन की तरह आज भी आर्थिक न्याय के इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना यह नियमित कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं, आर्थिक न्याय की यह सोच यह कुछ व्यापक है और आरंभ में आपको समझने में भी कुछ दिक्कत हो रही होगी, लेकिन इसकी आज कितनी आवश्यकता है, इसको अनेक प्रकार से हम रेखांकित कर सकते हैं। पहली बात तो यही है कि आज पूरे विश्व में 200 के लगभग देश हैं और सभी देशों में बहुत अधिक आर्थिक असमानता है। आर्थिक असमानता की यह स्थिति कितनी भयावह है, इसकी कल्पना भी सब लोगों को नहीं हो पाती और इसलिए हमारा ध्यान इस बात की ओर जाना चाहिए कि वास्तव में न्याय हम किसको कहते हैं। क्या केवल गरीबी और अमीरी के नाम पर, उसी आधार पर आर्थिक न्याय की कल्पना हो सकती है? तो मैं कहूंगा नहीं। कारण इसका यह है कि जहां तक सामाजिक व्यवस्था जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी पक्ष आते हैं, उस व्यवस्था से मिलने वाला शुद्ध लाभ वह सब लोगों में बिना किसी भेदभाव के बंटना चाहिए। लेकिन जो बात समान नहीं होनी चाहिए वह आपकी स्वतंत्रता है। आपके पास अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार मेहनत करने या न करने की स्वतंत्रता है। आप चाहें तो मेहनत करें, आप न चाहें तो न करें। आप अपनी आवश्यकताओं को भी अपनी स्थिति के अनुसार खुद निर्धारित करें। अर्थात अगर आपकी उपभोग की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, बुद्धि भी ज्यादा लगानी पड़ेगी और उससे आपको अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। यह लाभ आपको अपनी मेहनत, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपने पुरुषार्थ, अपने ज्ञान और उसमें लगने वाले समय और परिश्रम के आधार पर कम ज्यादा लगेगा और उसका लाभ भी आपको उसी अनुपात में मिलेगा। तो इसमें आर्थिक न्याय के दो पक्ष हो जाते हैं। एक तो वह पक्ष जो केवल आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आपकी इच्छा, आपकी स्वतंत्रता है और आप चाहें तो ज्यादा लाभ ले सकते हैं, ज्यादा अपनी उपभोग की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और चाहें तो आप, अगर आप मेहनत न करना चाहें, बुद्धि नहीं लगाना चाहें, तो आप उसके लिए भी स्वतंत्र होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में केवल समानता यह आर्थिक न्याय नहीं होगा और असमानता यह भी आर्थिक अन्याय ही होगा। यानी दोनों के बीच की जो संतुलित स्थिति है वही आर्थिक न्याय है। यह मोटा मोटी बात
आपकी समझ में आनी चाहिए। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि आपके उपभोग को निर्धारित करने के लिए, कम या ज्यादा करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, और इसी प्रकार ज्यादा आमदनी प्राप्त करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। लेकिन उपभोग के बाद जो शुद्ध लाभ मिले, अर्थात सारे प्राकृतिक संसाधनों की जो मात्रा बचे, वह सबके लिए समान निर्धारित होनी चाहिए। अर्थात सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार है। तो फिर एक व्यक्ति का अधिकार अर्थात अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छानुसार, आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार आप अपने कमाने और खाने के लिए स्वतंत्र हों। लेकिन जो कुछ बचे उससे छिपाने का कोई अधिकार आपके पास नहीं हो, और यह छिपाने का अधिकार यह राज्य के पास भी नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर राज्य गोपनीयता की बात करता है, गोपनीयता की आवश्यकता को बार बार कहता है कि भाई अगर गोपनीयता का अधिकार मुझे नहीं मिलेगा तो मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कैसे करूंगा, तो उस पर भी मेरा कहना है कि कुछ जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए जितना आवश्यक समय लगता है उतनी स्वतंत्रता उसको होनी चाहिए। लेकिन उस अवधि के समाप्त होने पर उसे संपूर्ण स्थिति समाज के सामने रख देनी चाहिए। राज्य समाज का मालिक नहीं, राज्य समाज का प्रबंधक है, और प्रबंधक होने के नाते उसे मालिक नहीं माना जा सकता। तो राज्य जिस लोकतंत्र की हम कल्पना करते हैं उसमें कहीं पर भी गोपनीयता का अधिकार राज्य को नहीं होगा, और अंत में किसी भी प्रकार की गोपनीयता यदि राज्य के द्वारा बरती जाती है तो वह समाज के साथ विश्वासघात, बेईमानी जैसा बहुत बड़ा दोष माना जाएगा। इसलिए हमारी व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी होगी और उसमें सबके सामने यह स्पष्ट रहेगा किस व्यक्ति ने कितनी संपत्ति, कितनी पूंजी बचाई, उसके पास कितनी पूंजी है। और हमारा कहना यह है कि उस पूंजी की एक सीमा सबके लिए समान हो, और उस समान सीमा से अतिरिक्त संपत्ति अगर किसी भी व्यक्ति के पास है तो वह पूरी तरह समाज के सामने वर्तमान रूप में और वर्तमान मात्रा में, अर्थात आज के मूल्य के अनुसार समाज के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का अधिकार राज्य को भी नहीं है कि, और प्रशासन को उसको तो है ही नहीं, क्योंकि राज्य भी हमारा प्रबंधक है, और जो नौकरशाही है जिसे आप समझते हैं कि जो राज्य की सहायता के लिए उसकी नौकर के रूप में काम करती है, उसे तो यह अधिकार होगा ही नहीं। उसे नियम बनाने का अधिकार नहीं है, कानून बनाने का अधिकार नहीं है, और कानून बनाने का अधिकार यह हम राज्य को देते हैं। यह हमारी व्यवस्था भी है। इससे मिलती जुलती व्यवस्था हम न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था की परिकल्पना करते समय करते हैं, और यही कहते हैं कि औसत सीमा से ज्यादा संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाए, और बाकी कोई भी कर न्याय की दृष्टि से गलत होता है
समाज के साथ धोखा होता है, समाज के साथ विश्वासघात भी होता है। और ऐसी स्थिति में समाज का जो आम व्यक्ति है उसकी समझ में नहीं आता, लेकिन वह धोखे का शिकार होता है और धोखे के शिकार का अंतिम परिणाम भीषण आर्थिक असमानता होती है। यह बात हृदयंगम करने में कठिन है, मैं मानता हूं, लेकिन इसे समझने के अतिरिक्त हमारे पास समाज में न्याय की स्थापना का कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए मैं बहुत सार रूप में भी अगर कहूं कि केवल संपत्ति पर टैक्स लगना चाहिए, उसके वर्तमान मूल्य पर टैक्स लगना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई गोपनीयता नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति की अगर औसत सीमा से ज्यादा संपत्ति है तो केवल अधिक संपत्ति पर संपत्ति कर लगना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से यहां यह बताना चाहता हूं, आयकर या जीएसटी दोनों के बारे में आप विस्तार से जानते हैं और कुछ विशेषज्ञ तो ये अच्छी बात, इस बात को बहुत बारीकी से जानते हैं, तो उन्हें मालूम है कि आयकर जैसा फर्जी बाड़ा, इतनी बड़ी झूठ, इतना बड़ा धोखा समाज में है ही नहीं। और जीएसटी, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, जिसमें 3 कर मिले हुए होते हैं, आयकर उससे अलग है, लेकिन बिक्री कर अलग होता है और निर्माण का कर, यानी ये जो बनाने में खर्च होता है, एक्साइज जिसे हम कहते हैं, वह भी अलग है। और इसके अलावा जो अन्य जो छोटे मोटे कर लगते हैं वे सारे भी मिलाकर जीएसटी बनती है। जीएसटी इसलिए गलत है कि हम व्यवस्था का निर्माण करते हैं आम व्यक्ति की सुख शांति के लिए, उसके उपभोग की जरूरतों को कम से कम मेहनत में पूरी करने के लिए, तो फिर जीएसटी लगना ही क्यों चाहिए। इस तरह हम जानते हैं कि जीएसटी और इनकम टैक्स, आयकर, यह दोनों समाज का शोषण करने के लिए लगाए जाते हैं और इसी का परिणाम भीषण आर्थिक असमानता होती है। मैं आपको बता दूं कि आज पूरी दुनिया में जो कर प्रणाली है वह पूरी तरह अमीरों के पक्ष में है। अर्थात जैसे आयकर तो सभी देते हैं, लेकिन आयकर का भुगतान कभी भी जो अति संपन्न व्यक्ति है उसको नहीं करना पड़ता, और जीएसटी के नाम पर तो उसे बहुत थोड़ा भुगतान ही करना पड़ता है। इसलिए बंधुओं, अगर आप समाज को गंभीर आर्थिक असमानता, अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न और मानवता की दृष्टि से सही स्थिति में रखना चाहते हैं तो आपको सारे करों को समाप्त करना होगा, और यह काम आप अपने वोट के अधिकार के द्वारा बहुत आसानी से कर सकते हैं। और क्योंकि मैं मानता हूं कि यह काम कोई भी सत्ता में बैठने वाला व्यक्ति, शासक बनने वाला व्यक्ति नहीं करेगा, क्योंकि उसके सिर के ऊपर इन मुट्ठी भर अमीरों द्वारा अपनी नाराजगी की तलवार लटका दी जाती है कि तुम अगर हमारी इच्छा के विपरीत जाकर किसी भी प्रकार का कर लगाओगे, हमारी संपत्ति पर कर लगाओगे, संपत्ति अर्थात अंग्रेजी में वेल्थ टैक्स, पहले वेल्थ टैक्स था और आज तो लगभग दुनिया के सभी देश संपत्ति कर विहीन हो चुके हैं, क्योंकि सारी दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं, जिनके पास दुनिया की
कम से कम 90% से अधिक संपत्ति है, जिनकी संख्या मुट्ठी भर है। अगर भारत में कहें तो मैं समझता हूं कि भारत के मात्र 15 लाख लोगों के पास जो संपत्ति है वह भारत के बाकी सब लोगों के पास, सारे नागरिकों के पास भी उसकी मुश्किल से 10% संपत्ति है। आप सोच सकते हैं कि जिनकी संख्या 0.1 ज्यादा से ज्यादा होगी, उनके पास समाज की 90% संपत्ति है। तो आप संपत्ति का यह अनुपात देखकर अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यह टैक्स प्रणाली आज के सारे शोषण का आधार है। और इसलिए बंधुओं, इससे बचाव की बात अगर आप करेंगे तो वह केवल संपत्ति पर संपत्ति कर लगाकर ही की जा सकती है, और समाज के हर व्यक्ति को उसका न्यायपूर्ण हक, न्यायपूर्ण हिस्सेदारी दी जा सकती है। बंधुओं, यह तो हो गया इसका एक पक्ष। अब अगर दूसरा पक्ष लिया जाए तो मैं इसे बजट का आधा हिस्सा कहता हूं। अर्थात किसी भी बजट में उसकी आय का स्रोत यह उसका एक भाग होता है और खर्च वो दूसरा भाग होता है। तो हमने समाज में उन दोनों को संतुलित करके जो व्यवस्था बनेगी वही व्यवस्था समाज के लिए हितकारी होगी। तो हमने आधा बजट का भाग बता दिया। हमने उसमें क्या बताया? आय के स्रोत, सरकार की आय का स्रोत क्या होगा? सरकार की आय का दूसरा स्रोत प्रायः नहीं होगा, और वह होगा केवल संपत्ति कर, आयकर नहीं, जीएसटी नहीं, इंटरी टैक्स नहीं, अलाना फलाना दुनिया भर का। और यदि हम पूरे विश्व में एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं तो फिर आयात कर और निर्यात कर यह भी नहीं हो सकते, क्योंकि पूरी दुनिया तब एक विश्व व्यवस्था में रहेगी और उसमें किसी भी प्रकार के आयात और निर्यात की बात नहीं होगी, क्योंकि बात सामान कहीं का कहीं जाए, उसके ऊपर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लग सकता, कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लग सकता, और उसके बाकी कामों में जो खर्च हैं वे तो रहेंगे ही। और इस तरह जो व्यवस्था बनेगी वह अत्यंत सरल भी होगी, क्योंकि उस तब किसी भी व्यक्ति के पास अपनी पारदर्शिता सिद्ध करने के लिए कोई ज्यादा मशक्कत, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसे केवल पूरी तरह पारदर्शिता के साथ अपनी संपत्ति समाज को बतानी पड़ेगी, और उस संपत्ति पर ही, उस वेल्थ पर ही संपत्ति कर लगेगा, वह ब्याज की दर से लगेगा। यह एक गंभीर बात है, लेकिन इसे समझाने के लिए अभी काफी समय लगेगा, और ये बाकी अगर समझ लेते हैं तो यह बात अपने आप समझ में आ जाएगी। इसलिए बंधुओं, इन सारी बातों को मैं समझाने के लिए एक हिस्सा आपको बताया हूं, और एक हिस्सा कौन सा? केवल बजट बनाने के लिए सरकार के पास आय का स्रोत क्या होगा? तो आय का स्रोत होगा केवल संपत्ति कर, दूसरा कोई कर नहीं। और इस एक कर को देने की जिम्मेदारी कितने लोगों की होगी? एक अनुमान के अनुसार, मैं फिर बता रहा हूं कि 0.1 पूरी दुनिया के स्तर पर भी और किसी देश के स्तर पर भी
यही फार्मूला सबसे सुंदर है, यही सबसे न्यायपूर्ण है। और फिर इससे आमदनी कितनी होगी, क्योंकि बजट की बात आएगी तो क्या उससे इतनी पर्याप्त मात्रा में शासन को आय हो जाएगी कि वह बढ़िया बजट बना सके। तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि जितने अर्थशास्त्री हैं, जितने समाज शास्त्री हैं, जितने भी इस संबंध में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान रखते हैं, उनके साथ खुला संवाद होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि अमीरी रेखा बनाओ, गरीबी रेखा बनाकर आप समाज को धोखा देने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करते। इसलिए जो गरीबी रेखा बनाने की बात करते हैं, इसमें मोंटेक सिंह आहलूवालिया का नाम मुझे याद है। जब वह मनमोहन सिंह के समय सरकार के अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर थे तो उन्होंने यह पाखंड किया था और आज तो वे हट चुके हैं। लेकिन हमारी कठिनाई यह है कि इस समय कोई भी सरकार यह कर इस प्रकार लगाने की हिम्मत नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो सबसे शक्तिशाली लोग हैं, जिनके पास संपत्ति का बहुत बड़ा जमावड़ा, बहुत बड़ा जखीरा है, ये कभी नहीं चाहेंगे। और आप जानते हैं कि आज छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, सब पैसों के बल पर लड़ा जाता है। और यह इसी व्यवस्था के द्वारा बनाया गया दोष है। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हर व्यक्ति मूल रूप से लोभ, लालच और स्वार्थ से अलग नहीं होता। हर व्यक्ति में यह स्वार्थ का बोध भी होता है और इसमें उसका लालच भी होता है। इसलिए व्यक्ति को पूरी तौर पर स्वार्थहीन, लोभ लालच से ही नहीं किया जा सकता। केवल हम इस प्रकार की न्यायपूर्ण व्यवस्था के द्वारा उस पर प्रभावशाली अंकुश लगा सकते हैं और समाज को अधिक अच्छी से अच्छी, पूरी तरह व्यावहारिक, सरल और हर व्यक्ति को मानवता की दृष्टि से सुरक्षित करने के लिए हम इस प्रकार का प्रावधान करना चाहते हैं। आप इसके ऊपर बारीकी से विचार करिए, क्योंकि अगर हम इसे धरती पर उतारने का काम केवल मुट्ठी भर अति संपन्न लोग और शासकों को सौंपते हैं तो वे लोग कभी ये काम नहीं करेंगे। उनको करने की जिम्मेदारी समाज के श्रेष्ठ, बुद्धिमान, जो विवेकशील, विद्वान और पूरी तौर पर निष्पक्ष, चरित्रवान और मानवता में विश्वास रखने वाले उन लोगों के जिम्मे छोड़ते हैं। उनका काम है पूरे समाज को आर्थिक न्याय के बारे में जानकारियां देना, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारियां देना, उनके संदेहों का निराकरण करना, निवारण करना और हर व्यक्ति को न्याय की वह परिभाषा बताना जो सनातन भारतीय परंपरा का मूल तत्व रही है। और उसी के बल पर आज हम पूरी मानवता को बचाने की, सुखद स्थिति में लाने की बात कहते हैं, जिससे हर व्यक्ति भय मुक्त, अभाव मुक्त, स्वतंत्र, समान और सम्मान के साथ बिना किसी कठिनाई के अपना जीवन जी सके और कोई भी व्यक्ति उस व्यवस्था से असंतुष्ट नहीं हो और हर व्यक्ति उसके प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ उसका पालन करे। अर्थात बेईमानी का अवगुण तो मनुष्य में रहेगा, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से जब सारा समाज उसे बारीकी से देखेगा
तो कोई भी व्यक्ति उधर से लगाव नहीं रखेगा और समाज के साथ जो व्यवहार करेगा वह भी पूरी तरह ईमानदार होगा और अच्छा होगा और समाज में सुख शांति का साम्राज्य होगा। इसी भावना के साथ, इसी उद्देश्य के साथ मैं आप आज का यह आधा कार्यक्रम इस एक एपिसोड में समाप्त करता हूं और मेरी कोशिश यही है कि आधा हिस्सा हमने लगा दिया, अर्थात बजट कैसे बनेगा, बजट के लिए धन कहां से आएगा, इसके अलावा कोई धन लेने की आवश्यकता नहीं है। और यदि शासन में बैठे हुए लोग या कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा प्रयास करता है तो वह समाज के साथ धोखाधड़ी है, यह बात भी आपकी समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैं एक छोटी सी बात कहकर यह बात समाप्त करता हूं कि आज की स्थिति में, भारत की स्थिति के अनुसार अगर टैक्स प्रणाली में यह संशोधन कर दिया जाए तो बहुत कम लोगों को टैक्स देना पड़ेगा और बाकी लोग पूरी तरह टैक्स मुक्त होंगे। इससे जो राजस्व इकट्ठा होगा उसका शुद्ध लाभ अर्थात सरकार द्वारा बनाए गए बजट के अनुसार पूरा खर्च करने पर, उसके लिए बजट आरक्षित करने पर जो शुद्ध लाभ बचेगा, यदि उसका समानता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के पूरे समाज में बांटा जाए तो मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं, अपने उम्र भर के अध्ययन के आधार पर मैं यह बात समाज को बता रहा हूं कि कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह, लेकिन यह 20,000 रुपया भी हो सकता है, उसके बारे में कोई निश्चित रकम अब मैं आपको नहीं बता सकता और मैं अकेला नहीं, यह भारत का कोई भी नागरिक नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि जो संपत्ति के मूल्यांकन में सब इसके लिए बनाए गए सारे कानूनों में भारी फर्जीवाड़ा है और जब तक यह फर्जीवाड़ा नहीं हटेगा तब तक उसकी वास्तविक तस्वीर, वास्तविक स्थिति समाज के सामने नहीं आ सकती। अब आप अपनी इतनी जागरूकता दिखाएं जिससे कि सरकार इसी कर प्रणाली का अनुसरण करने के लिए मजबूर हो जाए, तो फिर सब कुछ आपकी आंख के सामने होगा। और मैं यह बता दूं कि भारत गरीबी से मुक्त, अभाव से मुक्त, अन्याय से मुक्त और सुख शांति के साथ भय मुक्त, अभाव मुक्त, सम्मानपूर्ण जीवन हर व्यक्ति जी सकेगा। यहां तक कि जो अज्ञानी है, जो अक्षम है, जो पूरी तरह अनभिज्ञ है, जो अपना लाभ और हानि को भी ठीक से समझने की क्षमता नहीं रखते, ऐसे लोग भी सुख के साथ जीवन यापन कर सकेंगे। और जब सारी मानव जाति इस प्रकार के सुख का अनुभव करेगी तो वही मानव जाति जीवों के प्रति अर्थात दूसरे सभी जीवों के प्रति भी बहुत सदैवता के साथ व्यवहार करेगी और पूरी पृथ्वी, पूरी मानवता और पूरी प्रकृति पूरी प्रसन्नता के साथ सुखदायी प्रतीत होगी और किसी को भी कोई असंतोष भी नहीं होगा। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आगे इसका मैं दूसरा भाग यानी खर्च का भाग यह मैं आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं। वो आप दूसरे एपिसोड में इसी बात को पाएंगे, हालांकि उसमें समय कम लगेगा
और उसे समझने में भी मैं प्रयास करूंगा कि बहुत आसानी से आसान शब्दों में उसे आपके सामने रख सकूं। इसलिए बंधु सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, मानवता की जय हो।